हमारे प्यारे पेट्रोल हेड्स को F1 के लिए जज्बा में फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एक यात्रा पर जा रहे हैं जहां हम फॉर्मूला 1 की अस्तव्यस्त दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले टिमो ग्लॉक के चेकर्ड करियर को दोहरा रहे हैं। ग्लॉक एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी। उन्होंने डर्ट बाइक पर शुरुआत की, लेकिन एक खराब चोट के बाद उन्होंने गो कार्टिंग में स्विच किया। वे एक साक्षात्कार हैं कि कभी कभी एक पीछे हटना महान वापसी के लिए एक सेटअप हो सकता है। बिल्कुल सही। धूल भरे ट्रैक से मोटरस्पोर्ट के शिखर फॉर्मूला 1 तक ग्लॉक की यात्रा अद्भुत ही थी। एक अप्रत्याशित घटना के कारण उन्होंने 2004 में जॉर्डन टीम के साथ फॉर्मूला 1 का पहला स्वाद चखा। हाँ, जब टीम के नियमित ड्राइवर को प्रायोजन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ग्लॉक को मौका मिला। उन्होंने अपने डेब्यू को 2 अंकों के साथ चिन्हित किया और यह कैसे एक फॉर्मूला 1 करियर की शुरुआत करने का तरीका था। उनकी फॉर्मूला 1 की यात्रा हालांकि बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी थी। जॉर्डन के संग एक संक्षिप्त रहने के बाद उन्होंने चैंप कार वर्ल्ड सीरीज में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिका की ओर जाने का फैसला किया और फिर यूरोप में वापसी की गई GP2 सीरीज के लिए। और यह 2007 में ही उन्होंने वास्तविक रूप से चमकी, GP2 चैंपियनशिप जीती और बड़े खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित की। टोयोटा F1 टीम अगले आह्वान पर आई और ग्लॉक ने उत्तर देने में कोई संकोच नहीं किया। 2008 कौन भूल सकता है ग्लॉक की अनजाने में खेली भूमिका को ब्राजीलियाई ग्रां प्री में लुइस हैमिल्टन और फेलिपे मासा के बीच चैंपियनशिप युद्ध में। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक उच्च स्टेक्स नाटक में भी भाग लिया, यद्यपि उनका इरादा नहीं था। नाटक और फॉर्मूला 1 हाथों हाथ जाते हैं, क्या नहीं? 2009 सीजन के बाद वैश्विक आर्थिक संकट के कारण टोयोटा के साथ ग्लॉक का समय अचानक समाप्त हो गया। लेकिन ग्लॉक वह व्यक्ति नहीं है जिसे नीचे रखा जा सकता है। वास्तव में उन्होंने 2010 में वर्जिन रेसिंग टीम के पास जाना जारी रखा और हालांकि वे प्रतिस्पर्धी होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ग्लॉक का खेल के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उनकी F1 यात्रा 2012 सीजन के बाद समाप्त हो सकती थी, लेकिन उनका रेसिंग करियर नहीं। उन्होंने जर्मन टूरिंग कार सीरीज DTM में स्विच किया और टीवी पर एक परिचित आवाज बन गए, जहां उन्होंने F1 रेसों पर टिप्पणी प्रदान की। सच्चा हर काम का जानकार। यह एक रोमांचक यात्रा रही है, नहीं है ना विलियम? गंदे बाइक से DTM तक, गोकार्ट से फॉर्मूला 1 ग्रिड तक। टिमो ग्लॉक की कहानी सिर्फ मोटरस्पोर्ट में उनके करियर के बारे में नहीं है, यह एक महाकाव्यात्मक कहानी है दृढ़ता, सहनशीलता और रेसिंग के प्रति अटूट प्यार की। यह हम सभी को याद दिलाता है कि मोटरस्पोर्ट की दुनिया में यह सिर्फ मंजिल के बारे में ही नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में भी है। घुमावदार, सीधे, पिट स्टॉप और हाँ, हादसों के बारे में भी। ये सब रेसिंग कहलाने वाले सुंदर अव्यवस्था का हिस्सा है। पूर्णतः सही विलियम। ग्लॉक की यात्रा में उछाल दौड़ तो हुई हो सकती है, लेकिन इसे इनके खेल के प्रति उनकी जुनून कम नहीं हुआ है और यही उनकी कहानी को इतना विशेष बनाता है। मेरे दोस्तों, हर कोई नमस्ते और F1 के लिए जज्बा में आपका स्वागत है, जहां फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों के लिए ठहराव है। मैं आपका आज का होस्ट हूं जॉर्ज, जो एंजो वॉट्स की जगह ले रहा हूं, जो जल्द ही फिर से ड्राइवर की सीट में वापस आएंगे। और मैं विलियम टर्नर हूं, आपका सह पायलट, जो आज के दिन मोटरस्पोर्ट की उच्च गति वाली दुनिया में आपकी यात्रा में साथी है। बिल्कुल सही विलियम। हमारे पास ये विशेष गुरुवार के सुबह के एपिसोड होते हैं जहां हम फॉर्मूला 1 के सबसे महाकाव्यिक और ऐतिहासिक विषयों में खुद को डुबोते हैं। और आज हम टिमो ग्लॉक के रोचक करियर में गहराई से जा रहे हैं। एक करियर जिसने फॉर्मूला 1 सर्किट की तरह अपना अधिकांश हिस्सा घुमावदार और मोड़दार रखा था। हे, बहुत अच्छी बात कही है विलियम। अब जब हम अपने इंजनों को गर्म करने के पहले हमारे सुनने वालों से एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे पॉडकास्ट का आनंद ले रहे हैं तो F1 के लिए जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, हमें एक टिप्पणी छोड़ें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। याद रखें, हर छोटी मोटी मदद हमें पॉडकास्ट को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। और कौन नहीं चाहेगा कि वे अपने प्यारे लोगों के साथ फॉर्मूला 1 के उत्साह को साझा करें। ठीक है विलियम टर्नर, तो आप यह पूछ सकते हैं, टिमो ग्लॉक क्यों? उनकी कहानी संघर्षशीलता, सहनशीलता और रेसिंग के प्रति एकमात्र प्रेम की एक रोचक कथा है। और हम मानते हैं कि उनकी यात्रा सभी आपके साथ, फॉर्मूला 1 के समर्पित प्रशंसकों के साथ संवेदनशील होगी। और मुझ पर विश्वास रखें, ग्लॉक की कहानी में आंखों के सामने जो दिखता है उससे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल विलियम, वहां उछाल, गिरावट, उच्च गति का उत्साह और रेसिंग के लिए अविश्वसनीय प्रेम है।
टिम्मो ग्लॉक की रोचक यात्रा के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर बने रहें। सुरक्षा बेल्ट बांध लें सुनने वालों, ये बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है। तो और देरी न करते हुए चलिए इस शो को शुरू करें पूरी गति से। अब चलिए बात करें ग्लॉक के रेसिंग दुनिया में प्रवेश की। यह सब उनके पिता से शुरू हुआ, जो एक उत्साही अमेचर रेसर थे। ग्लॉक सीनियर के पास कभी पेशेवर बनने के लिए साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मोटरस्पोर्ट के प्रति अपना प्यार सिखाया। और ग्लॉक ने पहली बार पानी का परीक्षण 2 पहियों पर किया, न कि 4 पर। एक भविष्य के F1 ड्राइवर के लिए काफी असामान्य शुरुआत थी। वास्तव में, लेकिन जैसा कि हमने सीखा है, ग्लॉक किसी रूढ़िवादी मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने चोट के बाद गो कार्टिंग में स्विच किया और बाकी तो इतिहास है। यह दिलचस्प है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे एक अप्रत्याशित अवसर के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। ग्लॉक की करियर में डर्ट बाइक से गो कार्टिंग में स्विच करने ने वास्तव में एक मोड़ बना दिया। बिल्कुल सही। अब वहां से फॉर्मूला 1 तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। क्या था? उन्होंने 2004 में प्रतिष्ठान ड्राइवर के रूप में फॉर्मूला 1 ग्रिड पर पहली बार दिखाई दी, लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक उनका ग्रैंड प्री करियर दशक के अंतिम वर्षों में उड़ान भरने लगा। हाँ, और उनका फॉर्मूला 1 में समय उन्हें ग्रिड के दोनों धागों पर देखा। वे टोयोटा के साथ आगे थे और फिर नए आने वाले टीम वर्जिन के साथ पीछे थे। यह वास्तव में विविधतापूर्ण अनुभव था। बेशक, यह ग्लॉक की अनुकूलता और दृढ़ता की बात करता है। वह एक ही ट्रिक पोनी से बहुत दूर हैं। उनका फॉर्मूला 1 के बाद का करियर इसका प्रमुख उदाहरण है। रेसिंग से पंडितरी तक उन्होंने अपने प्यारी खेल से जुड़े रहने को संभाल लिया है, और वह अभी भी पूरा नहीं हुए हैं। उनके पास अभी भी भविष्य के मोटरस्पोर्ट लक्ष्य हैं। ग्लॉक की कहानी हमें यह जीवंतता से याद दिलाती है कि कभी-कभी कम यात्रित पथ सबसे रोमांचकारी गंतव्यों तक पहुंचा सकता है। यह मोटरस्पोर्ट की अप्रत्याशित घुमावदार और अपूर्व रास्तों और उसकी पूरी अप्रत्याशितता ही है जो हम सभी को अपनी सीटों के किनारे बांधे रखती है। मैं खुद इसे और बेहतर नहीं कह सकता। यह सिर्फ फिनिश लाइन के बारे में नहीं है, बल्कि खुद रेस के बारे में है। ग्लॉक के मामले में यह एक ऐसी रेस है जो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो ग्लॉक को मोटरस्पोर्ट की दुनिया में धक्का देने वाले उनके पिता थे। अपने चोट के बाद ग्लॉक ने 5 से 6 साल की रेसिंग से अवकाश लिया, लेकिन अंततः उन्होंने गोकार्ट में अपना रास्ता ढूंढा और फिर फॉर्मूला BMW में पहुंचे, जहां उन्होंने चैंपियनशिप जीती। ऐसा लगता है कि उनके परिवार ने उनकी रेसिंग की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या इसके बारे में और जानकारी है? हाँ, उन्होंने अपने पिता के वादे का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि वे किसी भी खिलाड़ी का समर्थन करेंगे जो खेल में प्रतिभा दिखाए। लेकिन चलिए ग्लॉक की यात्रा के साथ जारी रखते हैं। फॉर्मूला BMW में जीत के बाद उन्होंने फॉर्मूला 3 में आगे बढ़ते हुए वहां भी रेस जीती। इससे उन्हें 2004 में जॉर्डन टीम के साथ F1 टेस्ट रोल हासिल हुआ। तो उन्होंने मोटरस्पोर्ट की सीढ़ी पर स्थिरता से प्रगति की थी। इतनी अलग अलग श्रेणियों में एक ड्राइवर को सफल होते देखना आम बात नहीं है। हाँ, ग्लॉक की बहुमुखी योग्यता निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अब यहां बातें दिलचस्प होती हैं। उस समय AF1 में शुक्रवार ड्राइवर नियम थे, जिसके तहत रिजर्व ड्राइवर्स को कुछ प्रैक्टिस दौड़ने का मौका मिलता था। ग्लॉक उसी की उम्मीद रख रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक मिल गया। मैं समझता हूं। तो उन्हें रिजर्व ड्राइवर से वास्तविक रेसर बनने के लिए कैसे ट्रांजिशन हुआ? वास्तव में यह थोड़ा अप्रत्याशित था। एक नियमित ड्राइवर जियोर्जियो पंतानो प्रायोजन समस्याओं में फंस गए और ग्लॉक को सामरिकता में धकेल दिया गया, जिससे उन्हें एक आश्चर्यजनक F1 डेब्यू मिला। यह एक विशाल कदम था। क्या उन्होंने कभी F1 स्तर पर प्रतियोगिता करने की इच्छा जाहिर की थी? रोचक बात यह है कि ग्लॉक माइकल शूमाकर की प्रशंसा करते थे, लेकिन वास्तव में वे खुद F1 के लिए लक्ष्य नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि यह बहुत असंभव है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जीवन हमें चौंकाने का मजेदार तरीका रखता है। यकीनन हाँ, अच्छी बात है कि जब अवसर दस्तक देता है तब वह तैयार रहे थे। बिल्कुल सही। यह बस दिखाता है कि मोटरस्पोर्ट की दुनिया में आपको हर संभावित चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, यहां तक कि F1 के प्रकाश मंडल में अप्रत्याशित कदम भी। जब हम अप्रत्याशित F1 डेब्यू के विषय पर हैं, तो यहां हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा मजेदार तथ्य है।
क्या आप जानते हैं कि ग्लॉक ने वास्तव में उस अप्रत्याशित डेब्यू रेस में पॉइंट्स स्कोर किए थे? सचमुच ये काफी उपलब्धि है। यह निश्चित है। ग्लॉक ने 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 गैलॉक ने ग्लॉक 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 ने गैलॉक ने गैलॉक ने ग्लॉक ने गैलॉक ने ग्लॉक ने ग्लॉक ने ग्लॉक ने गैलॉक 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 ने ग्लोक ने गैलॉक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने गैलॉक ने ग्लोक ने ग्लोक ने गैलॉक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने गैलॉक ने गैलॉक ने गैलॉक ने गैलॉक ने गैलॉक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने ग्लोक ने गैलॉक ने ग। यकीनन ग्लॉक के लिए यह एक यादगार दिन था। मुझे विश्वास है कि यह वास्तव में एक रोचक कहानी है, टिमो ग्लॉक के रेसिंग करियर का एक और अद्भुत अध्याय। यह कहानी सरप्राइजों से भरी हुई है और पुरस्कार के रूप में ग्लॉक के चरित्र की प्रामाणिकता को दर्शाती है। बिल्कुल सही। यह अप्रत्याशित विजय की कहानियां ही हैं जो फॉर्मूला 1 को इतना रोमांचक खेल बनाती हैं। बताने के लिए आज हम चर्चा कर रहे अधिकांश ज्ञान फॉर्मूला 1 वेबसाइट पर मैंने पाया एक लेख से प्राप्त किए गए हैं। यह लेख माइक सीमोर द्वारा लिखा गया था और जनवरी के 21वीं तारीख 2024 को प्रकाशित किया गया था। आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट। यह हमेशा सभी फॉर्मूला 1 से संबंधित चीजों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है, लेकिन सत्यापन की महत्वता को याद रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि विश्वसनीय स्रोतों से भी। क्या आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। हम इन साइटों पर उनकी मान्यता के लिए विश्वास रखते हैं, लेकिन कई स्रोतों से सत्यापन करने से हम साझा की गई जानकारी की सटीकता को सुनिश्चित करते हैं। अब हमारे मुख्य विषय पर वापस आते हैं। ग्लॉक के F8 की यात्रा को जारी रखते हुए उसका फॉर्मूला 1 के साथ संबंध 2003 में बनने लगा था, जब डॉयचे पोस्ट, जो ग्लॉक और जॉर्डन के प्रायोजक था, ने दोनों पक्षों को साथ लाया। समय का ही सब कुछ होता है, क्या नहीं? यकीनन है। 2004 में पंटानो के लिए फंडिंग की कमी हो रही थी और ग्लॉक को उस साल के मध्य में कनाडा में उनका पहला रेसिंग अवसर मिला। यह उसके लिए एक तनावपूर्ण अनुभव होना चाहिए था। वास्तव में, खासकर यह ध्यान में रखते हुए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। उसे एक शनिवार की सुबह सूचित किया गया था कि उसे ड्राइव करने की आवश्यकता है। उसी दिन उसने तीसरे मुक्त प्रैक्टिस और क्वालिफाइंग में हिस्सा लिया। फिर रविवार को उसने रेस में हिस्सा लिया। उसके लिए रेस कैसी रही? वह सिर्फ गलतियों से बचने की कोशिश कर रहा था। स्थिति की तीव्रता और जर्मन प्रेस की मौजूदगी के बावजूद उसने ग्लॉक ने 11वें स्थान पर समाप्त किया। हालांकि 4 विलियम्स और टोयोटा कारों को अयोग्य ठहराया गया और ग्लॉक ने F8 में अपने पहले अंक दर्ज किए हैं, 7वें स्थान पर पहुंच गए। वाह, यह बहुत अद्भुत है। हाँ, यह बहुत ही अद्भुत था, लेकिन उन महत्वपूर्ण अंकों के द्वारा जो भी बड़ी राशि के साथ आई, वह काफी नहीं था कि जॉर्डन को 2005 सीजन के लिए मिडलैंड ग्रुप को बेचने से रोका जा सके। इसके परिणाम स्वरूप कई स्वामित्व और टीम के नाम परिवर्तन हुए, जिससे ग्लॉक को ड्राइवर की सीट नहीं मिली। यह उसके लिए कठिन होना चाहिए था, खासकर F1 में इतनी उम्मीदवारी शुरुआत के बाद। वास्तव में, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ग्लॉक की कहानी वहीं पर समाप्त नहीं हुई। यह उसके रोमांचक रेसिंग करियर में एक और मोड़ था। ग्लॉक की फॉर्मूला 1 यात्रा 2005 में एक रुकावट ले ली, जब उन्होंने चैंप कार वर्ल्ड सीरीज में खिलाड़ी के रूप में रवाना होने का फैसला किया। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, पोडियम तक पहुंचे और नए आने वाले साल के रूकी ऑन ऑफ द ईयर खिताब भी जीता। 2006 में उन्होंने GP2 सीरीज के लिए यूरोप में वापसी की। आपको बाधित करते हुए महत्वपूर्ण बात यह है कि GP2 सीरीज अक्सर फॉर्मूला 1 के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में देखा जाता है। लुइस हैमिल्टन, निको रॉसबर्ग
और वास्तव में ग्लॉक जैसे कई सफल F1 ड्राइवर्स ने इस सीरीज में अपनी कौशल को सुधारा है। बिल्कुल। और GP2 में ग्लॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 2006 में उन्होंने चौथे स्थान पर समाप्त किया और अगले साल उनका और भी अधिक सफलतापूर्वक रहा। उन्होंने मोनाको के बाद एक महत्वपूर्ण अंतराल से अग्रणी थे और लोग पहले ही उन्हें उनकी अटूट विजय के लिए बधाई दे रहे थे। और फिर भी ग्लॉक सतर्क रहे और लोगों को याद दिलाते रहे कि केवल सीजन का आधा हिस्सा ही पूरा हुआ था। ये खेल की अप्रत्याशितता की परिपक्वता और समझ को दिखाता है, क्या नहीं? हाँ, यह बिल्कुल सही है। ध्यान देने योग्य है कि उस समय ग्लॉक BMW के टेस्ट ड्राइवर भी थे और टोयोटा से रुचि भी प्राप्त कर रहे थे। यह अवधि ग्लॉक के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थी, जो उनके भविष्य को फॉर्मूला 1 में आकार देने में सहायक रही। ग्लॉक का GP2 में प्रमुखता का दबदबा सीजन के बाद कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण पलटने लगा। स्पा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जहां रिकार्डो रिसाटी ने स्पिन किया और रेस शुरू होने से पहले ही ग्लॉक के सामने दायां सामने के सस्पेंशन में टकराया, एक महत्वपूर्ण पीछे हटाव था। यह वास्तव में एक बड़ी झटका थी, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने लुकास डी ग्रासी के सामान बस 2 अंकों से चैंपियनशिप में आगे था। हाँ, चैंपियनशिप को अंत तक ले जाने में समय लगा। यह सब आखिरी रेस में वालेंसिया में आया। दांव अत्यंत उच्च थे। टोयोटा ने ग्लॉक को संकेत दिया था कि यदि वह चैंपियनशिप जीतते हैं तो उन्हें फॉर्मूला 1 में उनकी सीट मिलेगी। यह एक अद्भुत मात्रा में दबाव है जिसके तहत प्रदर्शन करना होता है। बिल्कुल सही। वीकेंड बहुत तनावपूर्ण था। मौसम अप्रत्याशित था। बारिश और सूखी स्थितियों के बीच बदल रहा था, लेकिन ग्लॉक ने संघर्ष को पार किया, GP2 चैंपियनशिप जीती और टोयोटा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वास्तव में एक अद्भुत पलटवार की कहानी है। हाँ, यह था। टोयोटा के लिए हस्ताक्षर करने से ग्लॉक के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके कई सालों के बाद फॉर्मूला 1 ग्रिड पर वापसी हुई न केवल थी, बल्कि उन्हें अब एक टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसके पास दिलचस्प बजट और नवीनतम सुविधाएं थीं, जो उन्होंने शुरुआती रूप में जॉर्डन के साथ अनुभव किया था, से बहुत अलग था। ग्लॉक के लिए टोयोटा में जाना उसके लिए बहुत बदलाव था। वह अपने पहले दिन को याद करता है, जब शाम के समय कोई और नहीं था टोयोटा की कारखाने में। कहना यह होगा कि उसे प्रभावित होना एक अवहेलना होगी। यह उसके पिछले अनुभवों से बहुत अलग होना चाहिए था। वास्तव में 2 हवा गुफाओं के साथ और सभी संसाधनों के साथ कारखाना बहुत दिखाई देता था। हालांकि ग्लॉक को टोयोटा के 2008 पैकेज को समझने और ब्रिजस्टोन के टायर को सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ समय लगा। नई टीम के साथ समायोजन करना, खासकर टोयोटा जैसी उच्च प्रोफाइल टीम के साथ, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल। ग्लॉक स्वीकार करते हैं कि उनका पहला साल टोयोटा के साथ कठिन था। विशेष रूप से मौसम के पहले आधे में उन्हें रेस वीकेंड के दौरान सही सेटअप दिशा ढूंढने में कुछ कठिनाई हुई। और वे 2008 में ग्रूवर टायर काम करने के लिए कठिन होने चाहिए थे। हाँ, वे कठिन थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने समझ लिया कि शुक्रवार को अधिक सेटअप काम करने की बजाय ट्रैक के विकास का पालन कैसे करें, तो उनके परिणाम सुधारने लगे। वास्तव में उन्होंने कनाडा में चौथे स्थान पर समाप्त होने के लिए एक अच्छी रेस चलाई, जहां पर उनका फॉर्मूला 1 रेसिंग करियर 4 साल पहले शुरू हुआ था। जब सीजन बढ़ता गया, ग्लॉक का प्रदर्शन चमकने लगा। उन्होंने नियमित रूप से अंक जमा किए और बुडापेस्ट में अपनी पहली पोडियम समाप्ति का जश्न मनाया। उस वीकेंड ने ग्लॉक के लिए पहले ही दौर से यादगार बना दिया। किसी भी ड्राइवर के करियर में पहली पोडियम समाप्ति हमेशा एक विशेष पल होती है। वास्तव में। और ग्लॉक उस सीजन में धमाल मचाना बंद नहीं किया। ब्राजील में एक टेंशन भरे चैंपियनशिप फाइनल के अंतिम चरणों में, जब बारिश के कारण अधिकांश फ्रंट रनर्स इंटरमीडिएट के लिए पिट कर रहे थे, ग्लॉक ने स्लिक टायर पर बाहर रहने का साहसिक फैसला लिया। यह जुआव उसे पहले ही कई स्थानों की गिनती करने की अनुमति दी। यह बहादुराना कदम लगता है। ऐसे ही फैसलों से ही एक रेस का फैसला हो सकता है। यही तो हैं वो फैसले जो एक रेस को बना सकते हैं या तो तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और यह फैसला निश्चित रूप से उस रेस को यादगार बना दिया। जब चेकर्ड झंडा नजदीक आ रहा था और हैमिल्टन 6ठा स्थान पर थे, जो उन्हें रेस लीडर मासा को हराने के लिए चाहिए था, मार्टिन ब्रंडल ने AF1 कमेंट्री में सबसे यादगार पंक्ति में से एक कहा, क्या वह ग्लॉक है? हाँ, ये तो बहुत ही शानदार है। मैं सोच सकता हूं कि जब लोगों ने वह सुना तो उनके चेहरों पर कितनी हैरानी होगी। यह निश्चित रूप से एक ऐसा पल था जो युगों के लिए यादगार रहेगा।
आपको पता है, वह स्थिति एक सस्पेंसफुल मूवी के लिए एक शानदार पंक्ति बना सकती है। हाँ हाँ हाँ, या फिर एक टीवी शो के लिए एक सस्पेंसफुल अंत। अगले एपिसोड के लिए बने रहे। वह बारिश में कौन है? क्या यह ग्लॉक है? हाँ हाँ हाँ, शानदार। हमें इसे एक नेटवर्क को प्रस्तुत करना चाहिए। मैं अब देख सकता हूं, फॉर्मूला 1 द टीवी सीरीज। ब्रंडल की प्रसिद्ध टिप्पणी के साथ नाटक समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही बारिश बदतर होती गई, ग्लॉक एक बैठे शिकार की तरह थे। जब वे झुकाव को नेविगेट करते हुए और फिनिश लाइन की ओर ऊंचाई चढ़ने लगे, हैमिल्टन ने निर्णायक 5वीं जगह पर समाप्ति हासिल की। अत्यंत रोमांचकारी। ये सचमुच किंवदंतियों की कहानी है। बिल्कुल सही। ग्लॉक याद करते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप का निर्णय लेने में भी अपनी भूमिका का एहसास नहीं था। उनके खुद के शब्दों में कहा गया, मैं कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ होगा। यह एक बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है, एक साधारण सहभागी से अनजाने में एक रेस में राजनीतिक नेता बनना। हाँ, यह दिलचस्प है कि एक रेस कैसे धारणाओं को बदल सकती है। जब उन्होंने रेस के बाद वापस आकर लुईस के पीछे पार्क किया, तो उन्हें अपने इंजीनियर से पूछना पड़ा कि चैंपियनशिप किसने जीती है। जब उन्होंने लुईस को बधाई दी, तो एक समूह पत्रकार त्वरित रूप से उनकी ओर दौड़ा। मुझे विश्वास है कि उन्होंने सोचा होगा कि वे लुईस की ओर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने ऐसा ही सोचा था। वे उनके लिए रास्ता खाली करने के लिए भी हट गए, लेकिन उनकी बज इंस्टेड उन्हें घेर लिया। मैं तो उसकी हैरानी की कल्पना तक नहीं कर सकता। उसे क्या यह इशारे से किया गया था? और तुम्होंने ऐसा क्यों किया? जैसे सवालों से घेर दिया गया। ग्लॉक के लिए यह काफी अप्रत्याशित घटनाओं की एक मोड़ थी। ग्लॉक को घटित घटनाओं से वास्तविक रूप से आश्चर्यचकित हुआ। उन्हें यह समझने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता थी कि वास्तव में क्या हुआ था। एक बार जब उन्हें समझ आ गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह सब फॉर्मूला 1 इतिहास का हिस्सा था। सच्चाई यह है कि मुझे घटनाओं की क्रमबद्धता में समस्या हो रही है। क्या आप फिर से इसे समझाने के लिए दौड़ा सकते हैं? बिल्कुल। ग्लॉक को चैंपियनशिप की स्थिति की जानकारी नहीं थी जब उन्होंने स्लिक टायर पर बाहर रहने का फैसला किया, जबकि दूसरे लोग इंटरमीडिएट टायर के लिए पिट कर गए। रेस के बाद ही जब उनके इंजीनियर ने उन्हें बताया कि हैमिल्टन ने चैंपियनशिप जीत ली है, तब उन्हें यह समझ में आया। उनका पिट में न जाने का फैसला अनजाने में ही चैंपियनशिप के परिणाम पर प्रभाव डाल गया था। मैं समझता हूं, यह उसके लिए काफी झटका होगा। वास्तव में यह था। उस चक्रवाती अनुभव के बावजूद ग्लॉक ने अपने अनुभवी सहयोगी जार्नो ट्रूली के सामने केवल 6 अंकों से ही सीजन को समाप्त किया। 2009 से आगे बढ़ने के लिए उस और टोयोटा के लिए उम्मीदें थीं, जब नई नियमावली लागू हो रही थी। यह काफी प्रभावशाली है। तो वे नई नियमावली उनके प्रदर्शन पर कैसे असर डाली? टोयोटा उन 3 टीमों में से एक थी जिन्होंने सीजन की शुरुआत में एक नवाचारी डबल डिफ्यूजर तैयार किया था। यह पहले रेसों में एक गेम चेंजर साबित हुआ। वास्तव में ग्लॉक ने उस समय उनकी कार को बस एक शानदार कार के रूप में वर्णित किया है। उनकी अभियान धमाकेदार ढंग से शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पंख के उल्लंघन के कारण 2 TF109S को क्वालिफाइंग से निष्कासित किया गया, लेकिन रेस दिन तीसरे और चौथे स्थान पर आश्चर्यजनक रिकवरी करके समाप्त हुआ। ग्लॉक के लिए 2009 सीजन एक मिश्रित बग था। बहरीन में उन्होंने यहां तक कि ग्रिड की पहली पंक्ति पर भी जगह सुरक्षित की और रेस का नेतृत्व किया। दुख की बात है, गलत टायर चुनाव ने उन्हें महसूस की मोमेंटम की कीमत चुकानी पड़ी। वे हार्ड टायर्स पर स्विच करने वाले पहले ड्राइवर थे और सिर्फ गति को बनाए रखने में असमर्थ रहे। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर इतनी उम्मीदवार शुरुआत के बाद। हाँ, यह एक झटका था। हालांकि कुछ अजीब पल के बावजूद, जिसमें मोनाको में एक निराशाजनक सप्ताह शामिल था जहां टोयोटा की गति गायब हो गई, उन्हें ग्रिड के पीछे छोड़ दिया गया, ग्लॉक ने 2 और पोडियम फिनिश और एक अच्छी संख्या के पॉइंट्स हासिल किए। हाँ, ये तो सोने की चमक है ना? सच है। लेकिन जब ग्लॉक ने जापान में टोयोटा के होम ग्रैंड प्री के क्वालिफाइंग दौरान एक हिंसक क्रैश किया, तो मौसम और भी खराब हो गया। उस क्रैश से उसकी टांग चोट लगी और एक टूटी हुई वर्टीब्रा हुई। कामुई कोबयाशी को उसकी जगह पर लाया गया। यह एक कठोर पीछे हटावा था। ग्लॉक ने इसे कैसे संभाला? वह कार्रवाई में वापसी करने के इच्छुक थे, लेकिन ब्राजील और अबू धाबी में कोबयाशी ने रेस की, जबकि फॉर्मूला 1 में टोयोटा के भविष्य के बारे में चर्चाएं चल रही थीं। दुर्भाग्य से वैश्विक वित्तीय संकट शुरू हो रहा था और टोयोटा ने अपने F1 संचालन पर खंडन करने का फैसला किया। यह वादानुकरण के लिए एक गंभीर अंत था, जो एक आशापूर्ण यात्रा थी।
ड्राइवर के नियंत्रण से परे परिस्थितियों द्वारा एक आशापूर्ण करियर को संक्षिप्त कर देखना हमेशा दुखद होता है। यह बस दिखाता है कि खेल कितना अप्रत्याशित हो सकता है। अब ग्लॉक को लगता है कि उन्होंने अंतिम 2 रेस में हिस्सा ले सकता था, लेकिन टोयोटा ने कोबयाशी को बनाए रखने का चुनाव किया। उन्हें लगता है कि एक जापानी ड्राइवर के साथ उन्होंने बोर्ड को मनाकर अपनी फॉर्मूला 1 रन जारी रखने के लिए समझा सकते थे। यह एक समझदार सिद्धांत है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हुआ। वास्तव में ग्लॉक इसे थोड़ी पछतावा के साथ कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2010 की कार वास्तव में बहुत अच्छी होती। टोयोटा के लोगों से जो फेरारी में चले गए थे, उनके आधार पर नई कार एरोडायनामिक प्रदर्शन में काफी आगे थी। ये एक खेद की बात है कि हमें वह कार रेस करते हुए कभी नहीं देखने को मिला। हाँ, यह खेद की बात है। अब एक कदम पीछे जाते हुए, अब तक आपके इस सब पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? वास्तव में यह निश्चित रूप से वह क्या हो सकता था का एक यादगार मामला है। ग्लॉक ने वादा दिखाया था और ऐसा लगता है कि टोयोटा के पास कुछ आशावादी विकास की योजनाएं थीं, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें वापस लेना पड़ा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इससे यह सवाल उठता है कि टोयोटा के अगले चैलेंजर की क्षमता क्या होगी और क्या यह उनके असफल F1 हमले को सफलता में बदल सकता था। हम कभी नहीं जानेंगे क्या हम, लेकिन हमारे सुने हुए आधार पर जाते हुए ऐसा लगता है कि वे एक पराकाष्ठा के कगार पर थे। ग्लॉक खुद स्वीकार करते हैं कि उन्हें नई कार चलाने का बहुत शौक था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने टोयोटा की संरचना के बारे में भी एक दिलचस्प बिंदु उठाया है, जो कुछ समस्यात्मक हो सकता है। यह एक जटिल मुद्दा है और सच्चाई के लिए पश्चाताप हमेशा 20-20 होता है, क्या नहीं? बिल्कुल सही। गलतियों की पहचान करना और पीछे मुड़कर देखना आसान होता है, लेकिन उस समय के तापमान में सभी दबाव और उम्मीदों के साथ यह पूरी तरह से अलग खेल होता है। ग्लॉक को लगता है कि टोयोटा की एक कमियां थी उनकी धीमी निर्णय लेने की प्रक्रिया में। विचारों को मंजूरी के लिए जापान भेजना पड़ता था और इसमें महीनों लग जाते थे। उन्होंने इसे एक बड़े जहाज को मोड़ने की कोशिश करने के समान तुलना की है, जिसमें कुछ समय लगता है। यह निश्चित रूप से एक समस्यात्मक प्रक्रिया लगती है, खासकर फॉर्मूला 1 जैसे तेजी से चलने वाले उद्योग में। हाँ, यह निश्चित रूप से था। अब यहां कहानी थोड़ी उदासीन मोड़ लेती है। जब ग्लॉक की F1 करियर नई उम्मीदवार टोयोटा कार के साथ उड़ने के लिए तैयार थी, तो उन्हें शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। उन्होंने 2010 के लिए नए टीम में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसका नाम वर्जिन रेसिंग था। यह उनकी करियर के लिए बहुत बड़ी चोट होनी थी। उसके लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उस समय वह रेनॉल्टी के साथ बातचीत में था, लेकिन फिर रेनॉल्टी ने भी चैंपियनशिप छोड़ने का फैसला किया। सीजन के अंतिम दौर में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ग्लॉक के पास वर्जिन के साथ साइन इन करने के अलावा F1 में कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह बिल्कुल चट्टान और कठिन स्थान के बीच फंसना की बात है। वास्तव में। और इसके अलावा ग्लॉक को संक्रमण चुनौतीपूर्ण लगी। टोयोटा से, एक बड़ी टीम से, वर्जिन, सबसे छोटी टीम में जाना एक बहुत तेज विपरीतता थी। उन्होंने इसे एक नवीनतम कारखाने से एक छोटे से गैराज में जाने के समान वर्णित किया है, जहां एक F1 कार बनाई गई। यह बस दिखाता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया कितनी गतिशील और अप्रत्याशित हो सकती है। एक पल आप महान चीजों की कगार पर होते हैं और अगले पल आप पुनः शुरुआती रेखा पर वापस हो जाते हैं। एक छोटी टीम में जाने से ग्लॉक के रेसिंग अनुभव में बड़ा बदलाव हुआ। उन्हें यह झांक था कि 15 या 20 लैप के बाद वे नीले झंडे देखेंगे, जो इसका संकेत देते हैं कि लीडर्स उन्हें लैप करने के करीब हैं और मूल रूप से उनके लिए रेस समाप्त हो गई है। ये रेस का मुख्य होने के अनुभव से बहुत अलग है ना? बिल्कुल, लेकिन ग्लॉक फिर भी रेसिंग का आनंद लेते थे, क्योंकि दिन के अंत में यह फॉर्मूला 1 ही था। उन्हें वर्जिन टीम के साथ काम करने में आनंद आता था, हालांकि इसके कई सदस्यों को F1 अनुभव की कमी थी। टीम की गतिविधियों में और सुधार हुआ जब पैट सिमंड्स सलाहकार के रूप में शामिल हुए। साइमंड्स, F1 दुनिया में सम्मानित व्यक्ति। हाँ, ग्लॉक उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बताया है कि साइमंड्स के पास टीम के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण और दिशा थी, जो प्रोत्साहित करने वाला था, लेकिन प्रगति धीमी थी क्योंकि उनके पास महत्वपूर्ण तर्कश करने के लिए धन की कमी थी। हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब प्रगति को धन की कमी रोकती है। वास्तव में, और यह बदतर हो जाता है। 3 सीजन के बाद वर्जिन में, जहां ग्लॉक का सर्वश्रेष्ठ करने का केवल 12वां स्थान था, वह 2012 सिंगापुर ग्रैंड प्री में उनका समय F8 में समाप्त हो गया। टीम ने उन्हें 23 दिसंबर को सूचित किया
कि उन्हें एक और सीजन के लिए रखने में सक्षम नहीं होंगे। उसे उस समाचार को देने के लिए वह काफी देर से है। बिल्कुल सही। इससे ग्लॉक को F1 में कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, इसलिए उन्होंने जर्मन टूरिंग कार मास्टर्स में जाने का फैसला किया। काफी उत्कंठापूर्ण यात्रा थी ना? बिल्कुल, लेकिन ये पेशेवर खेल की प्रकृति है। आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। ग्लॉक ने F1 में मौकों की तलाश जारी रखी, लेकिन समयिकता सिर्फ गलत थी। उसने फिर अपनी ध्यान केंद्रित की जर्मन टूरिंग कार श्रृंखला यानी DTM पर, जहां उसने कई जीत हासिल की और 2018 और 20 BCC सीजन में 5वें स्थान तक पहुंचे। क्या आपको उसके F1 से DTM में अंतर्निहित करने के बारे में एक अंतर्दृष्टि दे सकते हैं? ठीक है, यह परिवर्तन निश्चित रूप से चुनौतियों से भरा था। रेसिंग श्रृंखलाओं की विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न कार विनिर्देशिकाओं और विभिन्न रेसिंग रणनीतियों के साथ समायोजन करना सीखने का अवसर होता। लेकिन ग्लॉक ने अपनी जगह बनाए रखने की क्षमता दिखाई और DTM में सफल करियर बनाई। और उसने सिर्फ रेसिंग से ही सीमित नहीं रखा। क्या वह ऐसा नहीं करता था? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ग्लॉक ने एक नई मोटरस्पोर्ट चुनौती भी शुरू की, जिसने उसे कॉकपिट से बाहर और टेलीविजन पंडितरी की दुनिया में ले गया। वह जर्मन टेलीविजन के लिए एक पंडित के रूप में F1 पैडॉक में सक्रिय आदमी बने रहते हैं। यह कैसे हुआ? यह सब 2015 में शुरू हुआ, जब उन्होंने RTL जर्मन टेलीविजन स्टेशन के लिए अपनी पहली रेस की थी। RTL के एक्सपर्ट निकी लॉडा ने रूस में ग्रां प्री करने के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने ग्लॉक से संपर्क किया। यह बहुत रोचक है। क्या आप उसके पंडित के रूप में काम का एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में ग्लॉक थोड़ा अनिश्चित थे, लेकिन उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्हें यह अनुभव मजेदार लगा और उन्हें इस अवसर की कद्र की जा रही थी कि वे अपने खेल के बारे में बात करें और टेलीविजन दर्शकों के साथ अपने दर्शन साझा करें। उनका पंडित्य करियर वहां से उड़ान भरने लगा। अगले साल उन्होंने 5 रेस की थीं, और जब लॉडा चले गए तब उन्होंने और निको रोसबर्ग ने RTL में इस भूमिका को साझा किया। ग्लॉक का पंडित्य करियर अब भी फलने फूलने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने RTL के साथ काम किया जब तक स्काई ने प्रसारण अधिकारों को अधिग्रहण नहीं किया। उसके बाद स्काई ने उन्हें संपर्क किया और पिछले 2 सालों से वे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह वाकई मजा आ रहा है। खेल के एक अलग पहलू में उसे सफलता प्राप्त करते हुए देखना बहुत अच्छा है। और वह अभी भी रेसिंग से नहीं हारे हैं। उनका लक्ष्य ले मांस, प्रसिद्ध 24 घंटे की रेस पर है। उन्होंने BMW के साथ अपने संबंधों को समाप्त किया और उनकी DTM में कार्यकाल समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने पोर्श सुपर कप में रेसिंग की है। बेजानिया रेसिंग के प्रति एक दीर्घकालिक प्रेम, यह स्पष्ट है। वर्तमान F1 कारों पर उनका क्या विचार है? ग्लॉक वर्तमान F1 कारों की गति और विकास से बहुत प्रभावित हैं। उन्हें वर्तमान विशेषज्ञता वाली कार का प्रयास करने का बहुत ख्वाब है, लेकिन वह मजाकिया तौर पर कहते हैं कि उनकी गर्दन इसे संभालने में सक्षम नहीं होगी, इसलिए वह 2 से ज्यादा दौरों को जीत नहीं पाएंगे। यह फॉर्मूला 1 की शारीरिक मांगों की वास्तविकता है। यह निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अच्छा दोस्तों, यह हमें F1 के लिए जज्बा पर इस रोमांचकारी एपिसोड के अंत तक पहुंचाता है। हमने तिमो ग्लॉक के रोमांचपूर्ण करियर में एक गहरी खुदाई की है, क्या हमने नहीं? यह एक काफी यात्रा रही है और हम यकीन करते हैं कि यह वह यात्रा है जिसे आप सभी साझा करना चाहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना, अधिसूचनाएं चालू करना और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे पॉडकास्ट के बारे में बात करना और अपने दोस्तों के साथ आपकी आम बातचीतों में भी यह बात फैलाना न भूलें। हर शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमें इस तरह की और सामग्री लाने में मदद करता है। यदि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया है तो केवल सोचिए आगामी क्या आ रहा है। हमारे पास आपके लिए और रोमांचपूर्ण कहानियां और रोचक दृष्टिकोण तैयार हैं। आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे क्या? वैसे एंजो, यदि आप सुन रहे हैं, हम यकीन करते हैं कि आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आएगा। वास्तव में ये कहानियां आपके कानों तक पहुंचाना हमेशा खुशी की बात होती है। हम आपको हमारे अगले एपिसोड में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके संगीत पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक याद रखें, मेटल पर पैडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजरें रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोना है।